हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। तो इसमें हमने जो डिवेंचर इशू करने हैं उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, फॉर कैश। जब हम डिवेंचर कैश के ऊपर इशू कर रहे हैं तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और उसके बाद हमने डिवेंचर रिडीम कर देने थे, तो हम क्या लिखते थे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये जरूरी नहीं है, मैंने 9% एज्यूम किए हैं, आपको जितना बुक में दिया होगा उतना ही आपने लेना है। 10% दिया है तो आप यहाँ पे 10% लिख दोगे, 12% दिया है तो यहाँ पे 12% लिख दोगे एंड सो ऑन। तो 9% ये सिर्फ उनका स्पेसिफिकली बताने का तरीका होता है कि ये वाले डिवेंचर को हमने जब रिडीम करना है तो हमने इतना उनको इंटरेस्ट देकर रिडीम करना है। तो ये इसलिए साथ में लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो उस केस में उनको याद नहीं रहता। तो ये वाली जो एंट्री है, जैसे मैंने पीछे अपना बताया था, जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था, हमारी कैश में भी 3 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ये वाली जो एंट्रीज हैं ये एट पार की एंट्री है। पार मींस सेम वैल्यू, अगर 100 का डिवेंचर और 100 में ही हमने उसको रिडीम किया है। दूसरी मैंने बताई थी आपको कि ये डिवेंचर जो है एट ए प्रीमियम हो सकती हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, प्रीमियम जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आपने पहली एंट्री डालनी है वो आपकी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये सेम रहेगी जो ऊपर है। और दूसरी एंट्री में आपने क्या लिखा था, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, और यहीं पे आपने क्या लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमने प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर इशू किए हैं। सपोज अगर हम एक एग्जांपल एज्यूम करें कि मान लो मैंने 10,000 डिवेंचर दिए हैं एट द रेट ऑफ सपोज 100 ईच, और उसमें 10% जो है वो प्रीमियम है। ऊपर वाला तो 100 का 100 में ही हमने रिडीम किया है, नीचे वाले में मैंने 10% प्रीमियम एज्यूम किया है। प्रीमियम मैंने आपको बताया था कि मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू से कुछ वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो जब हम बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन की देखें तो उसमें हमारी 10,000 इंटू 1 10 लाख की एंट्री होगी हमारी, क्लियर। तो उसके बाद हमने इसमें 1 लाख रुपए का क्या जोड़ दिया, उसका 10%, मीन्स टोटल कितना हो गया आपका 11 लाख। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री डालनी है वो हम 11 लाख की डालेंगे, और नीचे जो हमने एंट्री 11 लाख डेबिट, और उसके बाद हमारी डिवेंचर में कितने गए थे, 10 लाख, क्योंकि 100% है, और ये 1 लाख क्योंकि 10% प्रीमियम हो गया। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो प्रीमियम वाली एंट्री है इसमें ऊपर वाली एंट्री में आप प्रीमियम ऐड ऑन करोगे, और नीचे वाली एंट्री में आपने शो कर देना है कि 10 लाख और 1 लाख प्रीमियम है, 10 लाख इसकी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, टोटल मिला के 11 लाख हो गया। क्लियर हुआ। और तीसरा केस क्या था, जब आपने ऐड डिस्काउंट लेना है, जिस टाइम पे आपने ऐड डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। तो मान लो यही सेम एंट्री है, उसमें मैंने क्या किया कि ये 10,000 का डिवेंचर है, इसको मैंने -10% ले लिया। तो माइनस मीन्स मैंने इसको डिस्काउंट पे दे दिया, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 रुपी। 100 की बजाय 10% डिस्काउंट हो गया तो कितनी वैल्यू होगी उसकी, 90 रुपी। तो जब हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे, यहाँ पे हम 10 लाख के बजाय एंट्री कितने की डालेंगे, अब 9 लाख की, इन केस ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे 9 लाख की एंट्री डालनी है और इसमें हमने डिस्काउंट को डेबिट कर देना है। तो हमारी एंट्री क्या हुई, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि इशू करते वक्त हमने डिस्काउंट दिया है टू 9% डिवेंचर। अब 9% डिवेंचर जो है ये पूरे थे 10 लाख के, बट हमारी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 9 लाख की हुई है, और उसमें 1 लाख हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। तो क्लियर हुआ। फिर से डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो जो डिस्काउंट वाली एंट्री है उसमें आपने माइनस करके डालना है, जो प्रीमियम वाली एंट्री है उसमें आपने प्लस करके डालना है, और प्रीमियम हमारा क्रेडिट बैलेंस होएगा, डिस्काउंट हमारा डेबिट बैलेंस होएगा।
एट पार हमारा सेम बैलेंस होएगा, जितने पे इशू किया है उतने पे ही रिडीम किया है। तो ये केस 1 मैंने करवाया आपको फॉर कैश, व्हेन डिबेंचर्स आर इशू फॉर कैश। ये वाला राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट केस करते हैं। जी, तो केस 2 क्या है स्टूडेंट्स? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन मींस जब हम कोई चीज परचेज कर लेते हैं उसके बदले में हम डिबेंचर देते हैं, तो जो हमारे पास कोई चीज आती है इट मींस वो क्या हो गई हमारी सन्ड्री एसेट्स, जो हमने पिछले टॉपिक में भी बताया था मैंने आपको, व्हाट कम्स इन डेबिट, है ना। जो चीज हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? एसेट आएगी। तो आप डेबिट क्या करोगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे आएगी? उस पर्सन से, उसको बोलते हैं हम वेंडर। अगर तो नेम गिवन है तो आप नेम लिख दोगे, अगर यही है कि हमने एसेट्स के बदले में डिबेंचर दे दिया तो वहां भी आप लिख दोगे वेंडर। क्लियर हुआ? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद हमने वेंडर्स को क्या दे दिए इसके बदले में? डिबेंचर्स। तो वेंडर्स अब डेबिट हो गए, उनको मिले, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे आप डिबेंचर के आगे अगर आपको 7% 9% जितनी भी परसेंटेज गिवन है वो भी लिख सकते हो, वेंडर्स टू डिबेंचर। क्लियर हुआ? तो जैसा मैंने केस 1 में आपको बताया था, ये भी 3 केसेस है आगे फर्दर। एक हो गया एट पार, मींस जितने की एसेट्स ली थी उतने की सेम हमने डिबेंचर दे दिए। दूसरा है कई बार हम एट डिस्काउंट कर लेते हैं, और या फिर कई बार हम क्या कर लेते हैं? एट प्रीमियम। प्रीमियम मींस द वैल्यू मोर देन द नॉमिनल प्राइस, डिस्काउंट मींस द वैल्यू लेस देन द नॉमिनल प्राइस। मतलब कई बार क्या होता है कि हमने एसेट्स ज्यादा की परचेज कर ली है तो ये एंट्री सेम रह जाएगी। उसके बाद हमने डिबेंचर जब प्रीमियम पे देने हैं, अगर डिस्काउंट पे देने हैं तो आप वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू टू 7% डिबेंचर्स। ये बिल्कुल वही रूल है जो पहले फर्स्ट केस में आया था। प्रीमियम क्या है हमारा? क्रेडिट बैलेंस है, तो ये वाली एंट्री सेम रहेगी फर्स्ट वाली तीनों ही केस में, चाहे एट पार है, चाहे एट डिस्काउंट है और चाहे एट प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम का केस आ जाता है पहली एंट्री सेम एसेट्स टू वेंडर, उसके बाद आपने वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड, वेंडर्स को हमने जितने की पेमेंट की है टू 7% डिबेंचर, उसके बदले में हमने डिबेंचर दिए हैं बट साथ में हमने क्या दे दिया उनको? प्रीमियम के ऊपर डिबेंचर दे दिए। तो प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ऑलवेज द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। तो यही प्रोसीजर रखना है। 3 केसेस हो सकते हैं हमारे। एट पार मींस अगर 100 का डिबेंचर है 100 में दिया है, एट डिस्काउंट मींस लेस देन नॉमिनल प्राइस, और एट प्रीमियम मींस मोर देन नॉमिनल प्राइस। ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं इसके। हाँ जी, तो केस 3 क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले क्या था? फॉर कैश, सेकंड क्या था? कंसीडरेशन अदर देन कैश, और थर्ड क्या आ गया? एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग मैंने आपको थ्योरेटिकल वाली वीडियो में बताया था। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन जब हम कोई चीज वहां पे गिरवी रख देते हैं, उसके बदले में लोन ले लेते हैं और उसके बदले में हम डिबेंचर इशू करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर और इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके 2 केसेस आगे फर्दर हो सकते हैं। एक तो है कि व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास। कई बार वो कह देता है कि जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, जर्नल इज नॉट पास। और दूसरी है कि पास द जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री पास करो आप। तो 2 केसेस हो गए, जर्नल इज नॉट पास एंड पास द जर्नल एंट्री। बेसिकली कोलेटरल सिक्योरिटी में से क्वेश्चन कम आता है, पर अगर आ जाता है तो क्या है? व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास। अब अगर जर्नल एंट्री हमने पास नहीं करनी है तो हमें पता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या हो गया? कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा एक तरीके का लोन हो गया, हमने कभी ना कभी तो वो छुड़ा के वापस देनी है बैंक को। तो वो हमने सबसे पहली वीडियो में अपनी बताया था, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमने ये शो कर देना है।
तो इसके भी आगे दो केसेस हैं कि ये अगर हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है तो कोलेटरल सिक्योरिटी हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी ले सकते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में देनी है या डिवेंचर शॉर्ट टर्म बोरिंग में। अगर आपको दिया है कि आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग में देनी है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आपका यहाँ पे मेन हेडिंग था नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक, नहीं याद है तो फटाफट से पीछे वाली वीडियो जाके क्लिक करो, उसको देखो कौन कौन से हेडिंग कौन कौन से हेड के अंदर आ रहे थे। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे वो अमाउंट लिख देनी है, दैट्स ओके। और अगर वो कह देता है कि ये है आपकी लॉन्ग टर्म, अगर वो कह देता है कि हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग में देनी है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए, शॉर्ट टर्म मीन्स जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम होता है उसको आप शॉर्ट टर्म बोरिंग बोलते हो। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए आपने सेम टॉपिक लेना था, वही लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में आप इसकी एंट्री शो कर दोगे क्योंकि जर्नल तो डालनी ही नहीं है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेन हेडिंग क्या था आपका, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर आपने इसको शो कर देना है लिख के शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो दो केसेस इसके हो गए। अगर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग कह रहा है तो सेम हेडिंग के अंदर दोनों ही चीजें आपने बैलेंस शीट में शो करनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। अगर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग कह रहा है तो हेड वुड बी नॉन करंट लायबिलिटी, अगर वो शॉर्ट टर्म बोल रहा है तो हेड वुड बी शॉर्ट टर्म मींस करंट लायबिलिटी। क्लियर हुआ। और अगर वो कह रहा है कि इसकी जर्नल एंट्री पास करो तो जर्नल एंट्री हम कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले में क्या दे देंगे, जो हमारे पास सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर मींस हमारे पास जो पेमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है उसमें से हमने उन डिवेंचर्स की पेमेंट जो है वो कर देनी है। एक सिंगल एंट्री पास ऑन होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिवेंचर और 8% और 9%, जितना भी आपको परसेंटेज दिया है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये सिर्फ डिवेंचर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए होता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम जब हमने डिवेंचर को रिडीम करना है तो हमने उनको कितना एज ए डिविडेंड पे करना है, इसलिए ये परसेंटेज लिखी जाती है। आपने भी उतनी परसेंटेज एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है जितनी उन्होंने दी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला था आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, सेकेंड टॉपिक था इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, परचेजेस ऑफ कंसीडरेशन में एसेट्स लेते थे हम, और थर्ड वन इज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर हुआ। तो जब हम स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो भी हम डिवेंचर इशू करते हैं वो हम रिडीम भी करते हैं जब उसका मैच्योरिटी टाइम आ जाता है। तो ये वाली वीडियो यहाँ फिनिश हो जाती है। उसके बाद हम रिडम्पशन का टॉपिक करेंगे जो कि होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए।